तो दोनों बहनें एक ही घर में, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है आपके लिए। जी पापा हम तो बहुत लकी है, हमारी प्यारी बहन वर्षा ही हमारी देवरानी बन रही है। क्यों विनोद जी? हाँ राखी जी, बड़ा भाग। हाँ भाई, आप बड़ा भाग वाला है तू। हाँ बैठ बैठ अभिजीत। अब भाई सच सच बता, पसंद आई हमारी साली साहिबा? हम किसी और से प्यार करते हैं। अरे लेकिन वर्षा, ये सब तुम हमको सगाई से पहले बता सकती थी ना। हाँ अभिजीत, लेकिन हम क्या करते, हम मजबूर थे। अभिजीत, क्या आप एक फेवर कर सकते हैं? आप खुद ही पापा को कह दीजिए ना कि आप शादी नहीं करना चाहते। अरे अभिजीत पता नहीं कहाँ रह गया। अरे विनोद भैया, क्या हो गया ये? अरे कुछ नहीं, थोड़ा चक्कर खा के गिर गए थे। अरे बाप रे। अच्छा ये बताइए, अभिजीत को देखा आपने? हमें नहीं मालूम। भाभी भैया, आज 15 तारीख है, 15 जून रात को 9:55 पे वो आज मेरे साथ लाइव आने वाला था, वहां पे किसी चीज का खुलासा करने वाला था। फोन भी नहीं लग रहा है यार उसका, पता नहीं कहाँ रह गया है। मैं अभिजीत, उजागर न्यूज से। कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश के विकास के दो स्तंभ होते हैं, लेकिन क्या हो अगर इसे व्यापार बना लिया जाए? क्या यह किसी नागरिक के मूलभूत अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही खिलवाड़ हुआ है सर्व कृपा हॉस्पिटल में अपनी बीवी का इलाज करा रहे भोलाराम जी के साथ। भोलाराम जी, बिल्कुल निडर होकर बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। साहब, ये सर्व कृपा हॉस्पिटल में लूट मची रखी है। हमारी पत्नी का इलाज यहाँ चल रहा था, लेकिन ये लोग उसको क्या वो कहते हैं वेंटिलेटर। हाँ, ये हमारी मिसिस को उस पर रख कर बोलते रहे कि वो जरूर बच जाएगी, और इतना लंबा बिल बना दिया कि हमारी जेब खाली हो गई। मतलब आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? अरे बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई साहब। अभी भी ये लोग कहते हैं कि हमारे पर लाखों रुपया बकाया है, अगर हम वो नहीं चुकाएंगे तो ये हमारी पत्नी की डेड बॉडी नहीं देंगे हमें। देखा दोस्तों, किस तरह इस हॉस्पिटल में एक गरीब आदमी की बीवी का लाश का सौदा किया जा रहा है। बंद कर! अरे बंद कर! अरे चल बाहर निकल, निकल बाहर! ऐसे गुंडे करके जनता की आवाज को दबाओगे? निकल बाहर! अभिजीत देख तुम्हारा कैसे पोल खोलता हूं मैं। अभिजीत पूरे हॉस्पिटल के बर्बाद कर दूंगा मैं। चल 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 निकल! सेफ नहीं है ये एरिया, चलना यहाँ से। यार तुझे मना किया था, इतने रिस्क मत लिया कर तू। हॉस्पिटल के सामने ये स्टोरी करने से मना किया था तुझे। फुटेज मिला ना? अरे फुटेज मिल गया मेरे भाई, लेकिन तेरी जान चली जाती तो। समझता ही नहीं है छोटी सी बात। अरे भैया, कुछ भैया आप आज सगाई है तुम्हारी, वहाँ लड़की वाले घर पे इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक यहीं हो। अरे विनोद भैया, वो जरूरी ब्रेक थ्रू था, इंतजार नहीं कर सकते थे हम। तेरी होने वाली बीवी भी इंतजार कर रही है तेरा। अरे यार राजीव, तू तो कब तक लड़कियों से भागता रहेगा? आज तो सगाई पक्की है। ले चल। मर्दों से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसको, बस लड़कियों से ही प्रॉब्लम है। चल। अब तो दोनों बहनें एक ही घर में, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है आपके लिए। जी पापा हम तो बहुत लकी है, हमारी प्यारी बहन वर्षा ही हमारी देवरानी बन रही है। क्यों विनोद जी? हाँ राखी जी, बड़ा भाग। हाँ भाई, आप बड़ा भाग वाला है तू। हाँ बैठ बैठ अभिजीत। अब भाई सच सच बता, पसंद आई हमारी साली साहिबा? आंटी, हम ये कहाँ हैं? हमें हमारे घर जाना है। आप छोड़ दोगे हमें हमारे घर? हमारे पापा ढूंढ रहे होगे हमें। इस लड़की को यहाँ की दुनियादारी अच्छे से सिखा दो, समझ गए? हम 136 हैं और ये हमारी माँ 135। तुम कौन हो?
अच्छा 172। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? हम 172 नहीं है, हम मिनी है। हमें हमारे पापा के पास जाना है। पापा, पापा, जाने दो हमें। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। पापा, दरवाजा खोलो। माँ, हमको लगता है कि हमें शादी वादी के लिए नहीं बने। अभी भैया भाभी के कहने पे जबरदस्ती सगाई तो कर ली, लेकिन तुम तो जानती हो ना हमारी दुविधा। माँ, हम इस दुनिया को एक सच बताना चाहते हैं, और वो सच है। ए, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? नहीं, वो आपके मम्मी के खाने का टाइम हो गया है ना, इसीलिए आए थे। माँ, हम आते हैं। हम अक्सर सच्चाई से भागते हैं। उम्र के हर पड़ाव पर कोई न कोई एक ऐसा सच जरूर होता है जो शायद हम सबसे छुपा लेते हैं। दरअसल मैं सबको एक आईना दिखाना चाहता हूँ, एक ऐसा आईना जिसे देखकर हम फैसला करें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। आने वाली 15 जून को रात 9:55 पे मैं आपको ऐसे ही कड़वी हकीकत से रूबरू करवाने वाला हूँ, जिससे शायद अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश होगा। यार ये अभिजीत पता नहीं कहाँ रह गया। अरे विनोद भैया, क्या हो गया ये? अरे कुछ नहीं, थोड़ा चक्कर खा के गिर गए थे। अरे बाप रे। अच्छा ये बताइए, अभिजीत को देखा आपने? हमें नहीं मालूम। भाभी भैया, आज 15 तारीख है, 15 जून रात को 9:55 पे वो आज मेरे साथ लाइव आने वाला था। वहां पे किसी चीज का खुलासा करने वाला था। फोन भी नहीं लग रहा है यार उसका, पता नहीं कहाँ रह गया है। दो दिन से गायब है और आप लोग आ जा रहे हैं। आपने आखिरी बार कब देखा था उसे? सर 15 जून की दोपहर तो उसने हमारे साथ लंच किया था, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो क्या उसके गायब होने का राज इस वीडियो से जुड़ा हो सकता है जिसमें वो किसी का खुलासा करने वाला था? आने वाली 15 जून को रात 9:55 पे मैं आपको ऐसे ही कड़वी हकीकत से रूबरू करवाने वाला हूँ, जिससे शायद अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश होगा। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर, आप ही कुछ मालूम कीजिए। ये चोट कैसे लगी आपको? सर वो अचानक से लो बीपी हो गया था, चलते चलते तो सड़क पे गिर गया, उसी से लग गई। अभिजीत ने ये वीडियो कहाँ रिकॉर्ड किया था? सर अभिजीत ने 1 साल पहले ही सोशल मीडिया पे उजागर न्यूज़ नाम से एक चैनल खोला था। उसके लाखों में फॉलोअर्स हैं और उसके 15 जून के खुलासे वाले वीडियो इन्विटेशन को भी लाखों हिट्स मिले। हैरानी इस बात की है कि अभिजीत के कैमरामैन तो ये नहीं पता कि 15 जून को वो क्या खुलासा करने वाला था। कहीं उसके गायब होने की कहानी का इस खुलासे से कोई ताल्लुक तो नहीं? लग तो ऐसा ही रहा सर। अगर ऐसा है तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि 15 जून को वो क्या खुलासा करने वाला था। उसका लैपटॉप, ईमेल आईडी की डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड सब निकलो। लेट्स फाइंड आउट कि अभिजीत ने आखिरी बार किससे और क्या कम्युनिकेट किया था। ओके सर। जी, हमें वर्षा जी से बात करनी है। वर्षा जी, 15 जून की शाम को अभिजीत की फोन पर आखिरी बार बात आपसे हुई थी। उसके बाद से वो लापता। आपकी अभिजीत के साथ फोन पर क्या बात हुई थी? आई एम सॉरी वर्षा जी, लेकिन हम आपसे शादी नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभिजीत? वो हम आपको वजह भी नहीं बता सकते वर्षा जी। बस इतना समझ लीजिए कि इसी में आपकी भलाई है। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, अभिजीत ने खुद शादी के लिए हाँ किया था। तो क्या आपकी साली वर्षा झूठ बोल रही है? राखी जी, आप अपनी छोटी बहन वर्षा के बारे में क्या कहेंगे? सर हमारे बहन में कोई कमी नहीं थी, सारी कमी अभिजीत में है। अब कहना क्या चाहती हैं? अब हमें लग रहा है कि अभिजीत शायद इस वजह से भागा होगा ताकि वो हम लोगों को फेस ना कर पाए कि उसने रिश्ता क्यों तोड़ा।
एक्सक्यूज मी सर। अभिजीत 15 जून की रात को कोई बड़ा खुलासा करने वाला था लाइव आकर, और आपको लगता है कि इतना निडर पत्रकार इस वजह से गायब हो गया? नहीं सर, राखी के कहने का ये मतलब नहीं है। दरअसल हम लोगों को भी ये सुनकर बहुत धक्का लगा कि अभिजीत ये रिश्ता तोड़ना चाहता था। सर एक मिनट, बिरदास चौक पे लाश मिली है। आइए सर। सर लाश बुरी तरह से जली हुई है, चेहरा भी पहचान पाना मुश्किल है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभिजीत की बॉडी है? सर अभिजीत का फोन बिरदास चौक पे ही बंद हुआ था, उसकी फैमिली से शिनाख्त करवा के देखे क्या? सर ये क्या दिखा रहे हैं सर? देखिए, हम मानते हैं कि बॉडी बुरी तरह से जली हुई है, पर हमारे लिए बॉडी की शिनाख्त करवाना बहुत ज़रूरी है। पर हमें इनकी बॉडी से ये चेन और ये अंगूठी मिली है। ये अंगूठी तो अभिजीत की सगाई की अंगूठी है सर, और ये चेन भी अभिजीत की है सर। ये टैटू भी अभिजीत की कलाई पे ही था। ये ले, रोटी खा ले, इतना दुखी मत हो, अब यही हमारी जिंदगी है। ले खा ले, अभी बहुत सारा काम करना है। चलो अच्छा है, कम से कम आज तुम कुछ खा तो रही हो। ये भी कोई खाना है? हमारे पापा रोज हमें ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खिलाते हैं और स्कूल के लंच में पराठे। तू कौन से क्लास में पढ़ती थी? 6th। चलो हम तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। ये अखबार में जो लिखा है पढ़ने आता है ना? हाँ आता है पढ़ने, तो पढ़ो। भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा। माँ, माँ, बच्चों बच्चों बाहर जाओ, बहन आओ ना। हमारा नया दोस्त आ गया। क्या ये लोग उसके भी गले पे नंबर लिख देंगे? सर पीएम रिपोर्ट के हिसाब से पहले अभिजीत को बुरी तरह से पीटा गया, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया। लेकिन सर किलर ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके। अगर ऐसा था तो फिर अभिजीत की बॉडी पर उसकी चेन और अंगूठी इंटैक्ट क्यों थी? यहाँ तक कि उसके बाजू पे जो टैटू था वो भी उसके भाई ने आइडेंटिफाई किया। पहचान मिटाने की कोई कोशिश नहीं की गई। किलर ने अभिजीत को जिंदा जला दिया सर। ऐसा लग रहा है जैसे किलर की अभिजीत के साथ कोई गहरी रंजिश थी। अभिजीत के लैपटॉप से क्लू मिला? साइबर टीम अभिजीत के लैपटॉप और मोबाइल का डेटा रिकवर करी है सर। लेकिन सर अभिजीत का फोन पिछले कई दिनों से अतुल नगर में काफी एक्टिव था। अतुल नगर में कहाँ जाता था ये तो नहीं पता, लेकिन अतुल नगर में जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज मंगा रहा हूँ। और अभिजीत का कैमरामैन प्रथमेश, उसने कुछ बताया? नहीं सर, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अभिजीत एक सच्चे और ईमानदार जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा सच का साथ दिया। मैं उनका फॉलोअर ही नहीं, मैं उनका सबसे बड़ा फैन भी हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, अभिजीत ने जो काम शुरू किया था अब उसे मैं पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सच्चाई ढूंढने के लिए पाताल लोक ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन सच्चाई को उजागर मैं करके रहूंगा। सर 24 मई की अतुल नगर की एक फुटेज मिली है, ये देखें। इसमें अभिजीत लड़कियों का पीछा करता हुआ दिख रहा है। कौन है लड़की? मैं पता करवा रहा हूँ सर। लेकिन सर ये अभिजीत लड़कियों का पीछा क्यों कर रहा होगा? मेरा मतलब एक तरफ इसकी मंगेतर का कहना है कि ये उससे शादी नहीं करना चाहता था, और दूसरी तरफ इन लड़कियों के पीछे। सर कहीं कोई अफेयर का तो चक्कर नहीं? तो ये चक्कर क्या है ये तो इन लड़कियों से मिलने के बाद ही पता चलेगा। अभिजीत आंटी, वो अभिजीत जी आप। पुष्पा, जी माँ जी को क्या बताना है और क्या नहीं बताना ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम जाओ। हम उन्हें वो अभिजीत जी हम देख लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, अब से काम पे मत आना। जी
अब हम तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी माँ का ख्याल हम खुद रखेंगे। तुम जाओ। अभिजीत जिन दो लड़कियों का पीछा करते हुए देखा था, वो दोनों लड़कियां इसी घर में किराए पे रहती थी सर, और ये इस घर के मकान मालिक हैं। इन्होंने ही मकान किराए पे दिया। नाम क्या था दोनों लड़कियों का? सर बड़ी वाली का गीतांजलि और छोटी वाली का चंचल था। दोनों सगी बहनें थी। आप कहाँ हैं? सर वो लोग तो 10-12 दिन पहले अचानक घर खाली करके चले गए थे। रहने वाली कहाँ की थी? रेंट एग्रीमेंट में उनका नेटिव एड्रेस होगा। रेंट एग्रीमेंट तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ वो बिहार की रहने वाली थी। तुम लोग भी ना, हम लोग बार बार गाइडलाइन जारी करते हैं कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के मकान किराए पर नहीं देना, पर सुधरोगे नहीं तुम लोग। सर गलती हो गई। लड़कियां करती क्या थी? सर वो घरों में मेड का काम करती थी। कहाँ, किस घर में? सर वो तो नहीं मालूम। लड़कियों के फ़ोन नंबर तो होंगे आपके पास? सर उनके पास फ़ोन्स भी नहीं थे। जी सर, मैं अपडेट करता हूँ। जय सर, एक BN मेड सर्विसेज नाम की एजेंसी है, इसने चंचल और गीतांजलि इन दोनों का फोटो आइडेंटिफाई किया है। ये दोनों लड़कियां इसी एजेंसी के थ्रू काम पे लगी थी। BN मेड एजेंसी? सर ये लड़की गीतांजलि है और ये चंचल। ये दोनों बहनें बहुत मेहनती थी, कभी भी किसी क्लाइंट की कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन ये बताइए कि दोनों लड़कियां अब हैं कहाँ? पता नहीं सर, अचानक से इन दोनों ने काम पे आना बंद कर दिया। क्यों? और मालूम नहीं सर। इन दोनों को एक मीणा नाम के एजेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इन दोनों लड़कियों के एड्रेस प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए, और इनका जो एजेंट था मीना, उसकी डिटेल्स भी दीजिए। सर ये एजेंट है मीणा। आप सभी जानते हैं कि अभिजीत मेडिकल माफिया के खिलाफ काम कर रहे थे। उसके सारे सबूत अब मेरे पास हैं। ये उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट है जिनके पास लाइसेंस ही नहीं, और इनके कितने सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास डिग्रीज तक नहीं, जैसे कि डॉक्टर गोपाल शर्मा। हेलो डॉक्टर गोपाल, जो वीडियो मैंने भेजा है तुमको, उसे मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तुम चाहते क्या हो? सर, कहाँ है? चंचल और गीतांजलि, इन दोनों बहनों की आईडी फेक है। क्या? जी हाँ सर, और इन दोनों बहनों का जो एजेंट है मीणा, उसकी भी सारी डिटेल्स फेक निकली। अब इन तीनों का कुछ पता भी नहीं चल रहा है। अभिजीत इन दोनों लड़कियों का पीछा करते हुए देखा गया था। अभिजीत का कत्ल हो गया, और अभिजीत के कत्ल से ठीक एक हफ्ता पहले ये दोनों लड़कियां गायब हो गई। क्या इन दोनों लड़कियों और इस एजेंट मीणा की अभिजीत के कत्ल में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं? लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा सर, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए। इन तीनों के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। सर, अभिजीत की मंगेतर वर्षा के बारे में एक बात पता चली है। सर, उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। What? जी सर, वर्षा का पहला पति कुणाल मर चुका है। सर, उसकी मौत संदिग्ध हालात में हुई थी। मतलब? SUV गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मारी थी। पहले शोमिता चौक पुलिस इस केस को मर्डर केस मान के इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन उस SUV गाड़ी का कहीं भी पता नहीं चला। इसीलिए उन्होंने इस केस को एक्सीडेंटल केस मान के क्लोज कर दिया। ये अभिजीत मर्डर केस भी कम चौंकाने वाला नहीं। अभिजीत को पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और फिर जिंदा जला दिया गया, और इन दोनों केसेस की कॉमन कड़ी है वर्षा। वर्षा जी, पहले आपकी शादी होती है कुणाल से, और वो बड़े ही फिल्मी अंदाज से मारा जाता है। उसके बाद आपकी सगाई होती है अभिजीत से, वो भी मारा गया है। अब ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आप बेकार में हमारे बेटी को परेशान करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसका वक्त बर्बाद होने वाला है। बस इतना याद रखिएगा, बिना हमारी इजाज़त के शहर छोड़ने की गलती मत करिएगा। उठो। सुनो, हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं, सब तैयार हैं, चलो।
सर, साइबर सेल को अभिजीत के लैपटॉप से एक एनक्रिप्टेड फाइल मिली थी जिसको उन्होंने डिक्रिप्ट किया, अभी अभी सेंड किया। क्या इस फाइल में? ये देखिए सर। तू तो चंचल को पहचानने से भी इनकार कर रहा था। ये सब क्या है? सर चंचल हमारे यहाँ काम करती थी। अरे साहब, सुन, ये जो तेरे पीठ के पीछे निशान है, ये क्या है जो तू छिपाती फिरती है? देखना चाहते हो? सर, पहले उसने ही हमें संबंध रखने के लिए उकसाया और हमारे वीडियोस फोटोज निकाल लिए। सर हम उसे पैसे दे दे के थक गए थे, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही चला जा रहा था। मजबूर होकर हमने सब बात अभिजीत को बता दी। उसने हमें प्रॉमिस किया कि वो हमारी मदद करेगा। कहानी अच्छी है, लेकिन सिर्फ कहानी, यह हकीकत नहीं है। हकीकत मैं बताता हूँ कि अभिजीत को पता चल गया था कि तुम उस लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, इसलिए अभिजीत उस लड़की की मदद कर रहा था और तुमने अभिजीत को रास्ते से हटवा दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। शर्मा, ये ऐसे नहीं समझ रहा, जरा समझाओ इसको अच्छी तरीके से। सर, गीतांजलि, चंचल और मीणा ये तीनों अभी भी ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं और राजीव भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसने लड़कियों के साथ कुछ किया है। लेकिन हाँ सर, वर्षा को इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चला कि उसके हाथ भी साफ नहीं है। दरअसल कुणाल की मां को अभी भी इस बात का शक है कि वर्षा ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए कुणाल को मरवा दिया। कुछ भी साबित नहीं हुआ तो इंश्योरेंस का सारा पैसा वर्षा को मिल गया और बाद में उसने ये पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। किसके अकाउंट में? हाँ, वर्षा ने पैसों की मदद की थी, लेकिन इसमें गलत क्या है? क्या बहन बहन की मदद नहीं कर सकती? कैसी मदद? विनोद को करीब 2 साल से बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा था। इनका पार्टनर इन्हें बहुत परेशान कर रहा था, पैसे वापस मांग रहा था। विनोद को पैसे वापस देने थे तो वर्षा ने मदद कर दी। लेकिन परेशानी तो फिर भी कम नहीं हुई। कुछ दिन पहले अटैक हुआ था ना पे। उस दिन पुलिस स्टेशन में इस चोट के बारे में पूछा तो झूठ बोल दिया। सर वो अचानक से लो बीपी हो गया था, चलते चलते तो सड़क पे गिर गया। लेकिन इन सब बातों का अभिजीत के मर्डर से क्या लेना देना? लेना देना ना हो तो ही अच्छा है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बात बताओ, तुमने उत्तम को पैसा तो दे दिया था ना? अब तुम भी हम पे शक कर रहे हो। अरे अगर तुमने पैसा चुका दिया था तो लोगों ने हम पे हमला ही क्यों किया? उसी के कारण जो तुमने पुलिस को बताया है। छोटा मोटा पैसा नहीं है ये, और अब तक कर्जा चुकता नहीं हुआ है। इतने के लिए लोग जान ले लेते हैं। शुक्र करो तुम अब तक जिंदा हो। सर, ये दोनों बहनें जितनी सीधी नजर आ रही हैं उतनी है नहीं। आज की दुनिया में कोई भाई या बहन अपनी प्रॉपर्टी या पैसा बिना लिखा पढ़ी के किसी को नहीं देता है, और वो भी अपनी बहन के पति के कर्ज को उतारने के लिए। विनोद के बिजनेस पार्टनर से कंफर्म करो, दोनों बहनों का कांटेक्ट अच्छे से चेक करो। तो तूने विनोद पे अटैक करवाया था? अटैक कैसा? आपको कोई गलतफहमी हुई है और उसने कुछ पैसे लौटा भी दिए थे हमें। लेकिन उधार तो काफी बाकी है ना बीबी। वो भी निकलवा लेंगे। अटैक करवाएगा दोबारा? विनोद ने कंप्लेंट नहीं लिखवाई ना, फिर क्यों बाल की खाल उतार रहे हैं? और वो फुद्दू हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। माँ, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अगर हम अभिजीत को पहले ही सब कुछ बता दिए होते तो शायद वो हमें इस मुसीबत से निकाल चुका होता। ले लो, 70 लाख है इसमें। 70 लाख? ये 70 लाख तो सिर्फ आपके हुए ना डॉक्टर साहब, और आपके बाकी के नेक्सस के 70 लाख वो कौन देगा? हेलो, नेताजी, एक लोकल जर्नलिस्ट मुझे धमकी दे रहा है। अगर आपकी मेहरबानी हो जाती तो। डॉक्टर साहब, हम स्वच्छ छवि वाले नेता हैं, ना तो खुद खाते हैं ना कभी किसी को खाने देते हैं। अब आपने कांड किया है, आप भुगतेंगे। लेकिन नेताजी
आवाज कैसी है? ये चुप सो जा, सोने दे, सो जा। ये ले, रोटी खा ले, अभी बहुत सारा काम करना है। हम थक गए हैं ये करते करते। अभी और कितने खून बहाने पड़ेंगे? ये हमारा तीसरा अबॉर्शन है। न जाने तुमसे शादी करने के लिए हमें अभी कितना और इंतजार करना होगा। हम जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। सब हम कुणाल से शादी करने के पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। और सर, हमें पता था कि वर्षा के पिताजी हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए पहले कुणाल और अब अभिजीत खत्म कर दिया। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। 15 जून को अभिजीत की आखिरी बार फोन पे बात तुमसे हुई थी? जी सर, हमारी बात जरूर हुई थी, पर बात कुछ और हुई थी। इस पर एक और नई कहानी। एक्चुअली सर, हम आपसे झूठ बोल रहे थे। हम किसी और से प्यार करते हैं। अरे लेकिन वर्षा, ये सब तुम हमको सगाई से पहले बता सकती थी ना। हाँ अभिजीत, लेकिन हम क्या करते, हम मजबूर थे। अभिजीत, क्या आप एक फेवर कर सकते हैं? आप खुद ही पापा को कह दीजिए ना कि आप शादी नहीं करना चाहते। लेकिन अभिजीत माना नहीं। तुम दोनों को लगा कि तुम दोनों की पोल खोल देगा, इसलिए तुम दोनों ने उसकी जान ले ली। वैसे तुम्हारे लिए किसी मासूम की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 अबॉर्शन तो पहले ही करा चुके हो, और तुम अपनी बहन राखी को किस बात के पैसे दे रही थी? सर, उसको हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था। बोली कि अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो हम दोनों को फंसा देगी। सरासर झूठ बोल रही है वो सर। अगर उसकी करतूतों के बारे में पता होता तो उसकी जान ले लेते। हमने सिर्फ विनोद का कर्जा उतारने के लिए उससे पैसे लिए थे और कुछ भी नहीं था। तो आप कहना चाहती हैं कि आपकी बहन और उसके आशिक ने मिलकर अभिजीत को मार दिया? उनकी बात वो जाने सर, हमने कुछ नहीं किया। क्या जोड़ी है दोनों बहनों की? छोटी वाली बड़ी पे इल्जाम लगा रही है और बड़े वाली छोटी पे। कोई बात नहीं, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा किसकी कहानी सच्ची है, किसकी झूठी। ओ, आपकी सास की केयर टेकर, क्या नाम है उसका? पुष्पा। कहाँ हो? हमने उसे काम से निकाल दिया। अब हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। रहती कहाँ हो? एड्रेस दीजिए। ये बात तो अभिजीत ही जानता था, हमें कुछ नहीं पता। सर, कहीं राखी पुष्पा को लेकर भी तुमसे कुछ नहीं छुपा रही है? हो सकता है कि इसीलिए पुष्पा को जानबूझ कर गायब कर दिया, क्योंकि वो कोई राज जानती थी। या फिर पुष्पा को खेल कर गई? इस राखी पे कड़ी नजर रखो और पता करो कि पुष्पा कहाँ गायब, और उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दो। सर, छत्तीसगढ़ पुलिस से पुष्पा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। पुष्पा एक बागी ग्रुप की मेंबर है और कई सालों से वांटेड है। पुष्पा एक बागी थी? तो वो अभिजीत के घर पे क्या कर रही थी? दरअसल अभिजीत के लेट फादर धीरेन्द्र आनंद ने कई सालों तक एक बागी ग्रुप में काम किया है और ये पुष्पा उनकी शागिर्द थी। इंटेलिजेंस का ऐसा मानना है कि गायब होने के बाद पुष्पा यूपी में कहीं छुपी थी। मतलब वो यूपी में अभिजीत के घर पर छुपी हुई थी, और वो भी उसकी माँ की केयर टेकर बन के। अभिजीत उसको लेकर आया, उसकी मदद कर रहा था। और सवाल ये है कि अभिजीत एक बागी की मदद क्यों कर रहा था? कि अभिजीत खुद एक बागी था? चेक करो सब जगह चेक करो। सर, बहुत गलत कर रहे हैं आप। एक ईमानदार पत्रकार की छवि के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें बाद में पता चला कि अभिजीत के साथ मिलकर आपने बागियों का साथ दिया था,
तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। चलो। ओए 172, चल मुंह धो ले और काम पे चल। अब यही तेरी किस्मत में लिखा हुआ है। तैयार कर ले अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए। जब 135 का बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, तुझे ही ट्रेनिंग देनी है। यहाँ पे माँ बाप हो या बच्चा, सब किस्मत के हाथों बंधे हुए हैं। हो सकता है ये अभिजीत भी अपने फादर की तरफ भागी। ये और पुष्पा दोनों किसी सीक्रेट मिशन पर थे। जैसे ही मिशन पूरा हुआ, अभिजीत ने अपनी मौत का ड्रामा रचा। उसके बाद वो और पुष्पा दोनों गायब हो गए। और इस बात के पूरे चांसेस हैं कि अभिजीत के घर वाले भी उनके इस मिशन में शामिल हों, क्योंकि अभिजीत की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। फिर भी उन्होंने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे? अब तो बॉडी का डीएनए टेस्ट भी नहीं कर सकते, अंतिम संस्कार हो चुका है। शर्मा, ये केस तो हम सॉल्व करके रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें गड़े मुर्दे क्यों ना खाने पड़े। अभिजीत की फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, सबके बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। सर, इतना सारा कैश? सर ये मेरा कैश नहीं है सर। तो किसका? सर ये तो अभिजीत का है। अभिजीत के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है। आखिर ये अभिजीत करना क्या चाहता है? अभिजीत? सर उसका तो मर्डर हो गया ना। साले, अभी बोल रहा है अभिजीत का कैश। सर ये उसी की ईमानदारी का मोल है जो हम बेईमानी से कमा रहे हैं। मैं, राखी और उत्तम साथ में मिलकर के ये काम कर रहे हैं सर। तुम्हारी छोटी बहन वर्षा का नीरज से अफेयर और तुम्हारा अपने पति के बिजनेस पार्टनर उत्तम से अफेयर। अति उत्तम। सर हमारा कोई अफेयर नहीं है। हमने सोचा था कि विनोद उत्तम के साथ बिजनेस करके सेटल हो जाएगा, लेकिन आलसी घाटा करके बैठ गया। ओ मैडम, यहाँ मैं मुनाफा या घाटा जानने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुम तीनों ये बताओ कि अभिजीत को क्यों मारा? सर हमने अभिजीत को नहीं मारा है, बल्कि उसकी मौत का फायदा उठा करके हमने सिर्फ डॉक्टर गोपाल शर्मा से पैसे ठगे थे। सर प्रथमेश ने हमें बताया था अभिजीत के मेडिकल स्कैम खुलासे के बारे में, तो हमने उत्तम की ताकत का इस्तेमाल किया ताकि कोई डॉक्टर हमें परेशान करे तो उत्तम संभाल लेगा। तो 15 जून की रात को अभिजीत यही खुलासा करने वाला था? नहीं सर, वो तो सच में उसने हमसे सीक्रेट रखा था। वो कुछ और बात थी और उसी की वजह से उसकी जान गई है सर। तुम तीनों को तब तक तोड़ेंगे जब तक सच नहीं कबूलोगे। नीलम, तोड़ो। डॉक्टर गोपाल की कुंडली निकलवा। पूरे चांसेस है कि 15 जून को अभिजीत जो खुलासा करने वाला था वो उसी डॉक्टर के खिलाफ हो। हेलो, क्या आप मुझे डिटेल्स मिल कीजिए। सर, हमारी मेन सस्पेक्ट गीतांजलि की तो मौत हो चुकी है। गीतांजलि मर चुकी है? जी हाँ सर, ये देखिए, कानपुर पुलिस ने उसकी बॉडी को रिकवर किया था। कोई बॉडी क्लेम करने के लिए नहीं आया तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया। चौंकाने वाली बात यह सर कि गीतांजलि की कलाई पे बिल्कुल वैसा ही टैटू था जैसा अभिजीत की कलाई पे था। ये देखिए सर, अभिजीत के टैटू में 186 नंबर लिखा है और गीतांजलि के टैटू में 81 नंबर लिखा है। दोनों टैटूज वैसे तो दिखने में सेम है, सिर्फ नंबर और डिजिट्स का फर्क है। क्या ये कोई सीरियल नंबर हो सकता है? और इन टैटूज का हमारे सस्पेक्ट्स में से और किससे कनेक्शन हो सकता है? राजीव, वर्षा, नीरज, राखी, प्रथमेश, उत्तम या फिर पुष्पा? अभिजीत और गीतांजलि के बीच का कॉमन कनेक्शन है राजीव, लेकिन सर राजीव का तो कहना है कि वो इन टैटूज के बारे में कुछ नहीं जानता। पर अभिजीत की कलाई पर वैसा ही टैटू क्यों है जैसा कि गीतांजलि की कलाई पर है? गीतांजलि की बहन चंचल से इसका पता चल सकता है। चंचल तो खुद गायब है। खा लो दीदी, खाली पेट रहने से कुछ नहीं होता और हमें बहुत कुछ करना है। हमें निकलना है यहाँ से। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। नहीं दीदी, हम निकलेंगे यहाँ से। कोई आने वाला है हमें बचाने। तुम ना ऐसे सपने मत देखो, ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। सर चंचल के बारे में हमने अभिजीत को मार्च में बता दिया था। उसके बाद अप्रैल में अभिजीत बिना किसी को बताए 20 से 25 दिन के लिए किसी असाइनमेंट पर बाहर चला गया था।
हाँ, अभिजीत अप्रैल में काफी दिनों तक नहीं था और उस दौरान उसने हमको कॉल भी नहीं किया था। मार्च में वो टैटू उसके हाथ में था? नहीं, तब तो नहीं था, लेकिन जब वो वापस आया तो हमने वो टैटू उसकी कलाई में देखा। तो आपने उससे पूछा कि वो टैटू उसने कहाँ बनवाया था और क्यों बनवाया था? नहीं सर, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया। सर पहले तो हमें भी अजीब लगा था, क्योंकि वैसा ही टैटू चंचल की कलाई पर भी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि गीतांजलि और चंचल का उन टैटू से कोई ऐसा राज जुड़ा था जो अभिजीत जानना चाहता था, इसलिए उनका पीछा कर रहा था? लेकिन सर वो ये सब जानने के लिए अपनी कलाई पे वैसा ही टैटू क्यों बनवाएगा? और ये अभिजीत अप्रैल में 20-25 दिन के लिए कहाँ गायब था? और ये सवाल अब भी वहीं का वहीं है कि वो 15 जून की रात को 9:55 पर ऐसा क्या खुलासा करने वाला था? देखो, हम जानते हैं चंचल और गीतांजलि के अलावा तुम लोगों के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। हम यहाँ की सच्चाई पता करने आए। आप हमें यहाँ से आजाद कर दोगे ना भैया? हाँ, लेकिन उसके पहले तुम्हें सब बताना होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं भारत, मैं इंडिया, मैं हिंदुस्तान भी हूँ। मेरी धरती बहुत महान है। मैं अपनी नदियों की तरह पावन हूँ। मैं एक विशाल लोकतंत्र हूँ, बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हूँ। पर देखो, मेरी गरिमा पे ये कैसा दाग लगा है। ये कैसा दाग लगा है? ये दाग हम सबको मिलकर धोना है। और ये फोल्डर बनाया गया 14 जून को। हो ना हो, ये जो 15 जून को खुलासा करने वाला था, ये लाइंस उसकी उसी स्पीच का हिस्सा है। लेकिन सर इसका तो कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है कि ये खुलासा क्या था, किसका था और किसके लिए था। हमारा देश महान है भैया, और हम भी आजाद होंगे। बस आप जल्द से हमें लेने आ जाओ, हम आपका वेट कर रहे हैं। हमारे पास एक ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खुल सकते हैं, और वो एजेंट मीना। क्योंकि गीतांजलि और चंचल को डोमेस्टिक एजेंसी के लिए वही लेकर आया था। शर्मा, ढूंढो उसे। खबरों को काम पे लगाओ। जेलों में जितने भी कैदी हैं उनके बारे में पता करो। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन किसी भी सूरत में मुझे एजेंट मीना चाहिए। ओके सर। मीना, क्या करो? साहब, ये सब लड़के तो बंदो मजदूर हैं। इन्हें तो मैं शहर के बाहर से अपने टेम्पो में लेकर आता हूँ। मेरा काम है इन्हें घरों में काम दिलाना, और अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करते तो हमको वापस कैंप भेज देते हैं। कैसा कैंप? कहाँ है ये कैंप? कैंप के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये तो मुझे शहर के बाहर एक जगह पर मिलती हैं सब। कैंप का कोई बंदा लेके आता है इनको। ये सब करवाता कौन है? मालिक कौन है? साहब, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा ये कैंप है कहाँ। इस नेक्सस ने बहुत गहराई तक अपनी जड़ें फैला रखी है। ड्रोन कैमरा यूज़ करने की परमिशन निकलो। पूरा शहर और उसके आसपास जितने एरिया सब जगह स्कैन करो। कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। ड्रोन कैमरास की फुटेज में ये 3 जगह सस्पिशियस लग रही हैं। इनकी डिटेल्स निकलवाइए सर। और इन 3 में से एक जगह ऐसी है जहाँ लोगों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। यहीं टारगेट करेंगे। पूरी फोर्स के साथ धावा बोलेंगे। तैयारी करो। ओके सर। पुलिस! अरे पुलिस! अरे भागो! डरो मत, हम लोग आप लोगों को बचाने आए हैं। आपको अभिजीत भैया ने भेजा है ना? वो बोलते थे हम जरूर आजाद होंगे। हाँ बेटा, हमें अभिजीत भैया नहीं भेजा। अभिजीत भैया कहाँ है? उन्होंने कहा था हम उनके साथ टीवी पे आके जय हिंद बोलेंगे। बेटा, मुझे अभिजीत भैया नहीं भेजा है आप सबको लाने के लिए। और उन्होंने कहा जब मैं आपसे मिलूं तो आपसे बोलूं कि आप जोर से जय हिंद बोलें।
जय हिंद। जय हिंद। तुम लोगों को बंधुआ बनाकर उन पर जुल्म करते थे। कब से चला ये सब? साहब काफ़ी टाइम से हमारे लोग हर शहर में फैले हुए साहब। अगर हमें कोई अनाथ या कोई मजबूर मिलता था हम उन्हें अपना कैंप में लेके आते साहब, और हम बच्चे लोग को भी किडनैप करके लेके आते साहब। अब ये बताओ कैंप में उनसे करवाते क्या थे? साहब हम उन्हें बड़ी बड़ी कंपनी, मिल और ईंट की भट्टी में लगा देते साहब, और अगर कोई अच्छी लड़की रहती थी तो उन्हें हमें घर में काम पे लगाते थे साहब। जैसे गीतांजलि और उसकी बहन चंचल, है ना? दीदी को पूरा भरोसा था कि एक दिन हम उस जंजाल से बच निकलेंगे। देखना चंचल, एक दिन आएगा जब हम आजाद होंगे और बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जिएंगे, ऐसी नहीं। पर उसके लिए हमें कैंप से बाहर आकर घरों में काम चाहिए था, इसलिए हमने कैंप में अच्छा बर्ताव किया, उन लोगों का भरोसा जीत लिया। फिर तुमने राजीव के यहाँ काम करना शुरू कर दिया, उसको ब्लैकमेल किया। हमारी पूरी कमाई तो वो मीना ले जाता था और हमें अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, और इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन राजीव ने अभिजीत को सब बता दिया। हाँ, लेकिन अभिजीत भैया को ब्लैकमेलिंग से ज्यादा उस गिरोह के बारे में चिंता थी। देखो मुझे पता है तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे मजदूर बन के ही उस कैंप में घुसना पड़ेगा और अपने हिडन कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा कि वहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। फिर हमने उन्हें वहाँ घुसने में मदद की और वो हमारे कैंप में शामिल हो गए। साहब मुझे शक हुआ कि अटेंडेंस रजिस्टर में गड़बड़ दिखा साहब, और वो कमीना पत्रकार वो मौका देख के भाग गया और गीतांजलि ने उसको मदद की थी कैंप में घुसने के लिए साहब। इसलिए तुम लोगों ने गीतांजलि को मार दिया और उसके बाद जब तुम लोगों को पता चला कि 15 जून को अभिजीत को खुलासा करने वाला है तो उसको भी मार दी। साहब हमारे लोग ने अभिजीत पे नजर होगा साहब, और मौका पाके हमने उसको दबोच लिया साहब। बोल, अपने बाप का नाम बोल। धर्मेंद्र सिंह सर मीटिंग में है। सर 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 चलो। हाँ धर्मेंद्र जैसा बड़ा नेता इस नेक्सस का मास्टरमाइंड होगा, ताज्जुब हो रहा है सर। उस फैक्ट्री में तकरीबन 150 औरत मर्द और 50 से ज्यादा बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा था। ये जानने के बाद बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन सर पुष्पा का इस गिरोह से कोई लेना देना नहीं, हालांकि वो अभी तक गायब है। सर हमने उसकी रिपोर्ट नेशनल एजेंसी को दे दी है। ये बहुत ही अफसोसनाक है कि एक तरफ जहां हमारे मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं आज भी 2022 में भी एक तरफ काला अंधेरा छाया हुआ है जहाँ कुछ लोगों के साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है।